हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाल वाटिका एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि बाल वाटिका के संबंध में कोई वीडियो बताएं, कोई अपडेट दें। तो इस वीडियो में बाल वाटिका से संबंधित सारी जानकारी एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको बाल वाटिका से संबंधित कोई और जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका में कराना चाहते हैं, आपके बच्चे की उम्र बाल वाटिका के बराबर हो गई है और आप अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि बाल वाटिका का एडमिशन ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो बाल वाटिका का एडमिशन ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। दूसरा, बाल वाटिका के लिए एज कितनी होनी चाहिए। चौथा जो है वह है डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे बाल वाटिका के लिए। और पांचवा जो है वह है कैटेगरी, यानी प्रायोरिटी कैटेगरी लागू होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी, उसको भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट है वह है रिजर्वेशन। केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन कैसे लागू होता है। अब यहाँ आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि रिजर्वेशन अलग होता है और प्रायोरिटी कैटेगरी अलग होता है, और केंद्रीय विद्यालय में दोनों चीज़ लागू होती है। तो मैं ये दोनों चीज़ डिस्कस करूँगा और आपको समझाऊँगा कि रिजर्वेशन कैसे लागू होता है और प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे लागू होती है। नेक्स्ट है आरटी कोटा। क्या बाल वाटिका में आरटी कोटा लागू होता है, इसको भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बाल वाटिका के एडमिशन इस बार ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो इस बार बाल वाटिका के एडमिशन दो टाइप के हो सकते हैं। एक ऑफलाइन एडमिशन, ऐसे 49 केवी जिनमें बाल वाटिका 1, 2, 3 के एडमिशन हो रहे हैं, उनमें कक्षा 2 और एबव के साथ बाल वाटिका 1, 2 एंड 3 के एडमिशन होंगे। यानी जो तीसरे साल, मतलब जो पिछले साल से भी पिछले साल एडमिशन 49 केवी में चालू हुए थे, 49 केवी में जो एडमिशन चालू हुए थे, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के एडमिशन हो रहे हैं। पिछले साल भी हुए थे और तीनों क्लास के लिए हुए थे, यानी बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के लिए। और ये एडमिशन जो अपर क्लास के एडमिशन होते हैं, जो क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7 के एडमिशन होते हैं, उनके साथ होते हैं, क्लास 1 के एडमिशन के बाद होते हैं। तो इस बार भी चांस पूरे हैं कि ये उसी तरीके से होंगे, यानी कि ये एडमिशन क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7 के साथ होंगे और क्लास 1 के एडमिशन के बाद होंगे, और ये ऑफलाइन मोड में ही होंगे। ऐसे 49 केवी में बाल वाटिका और कक्षा 2 एंड अबव के एडमिशन अप्रैल में हो सकते हैं। ये एडमिशन ऑफलाइन मोड में ही होंगे। नेक्स्ट है बाल वाटिका थर्ड ऑनलाइन एडमिशन। ऐसे 450 केवी जिनमें पिछले सत्र में बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन हुए थे, इस सत्र में भी बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन ही होगा। पिछले सत्र में जुलाई में 450 केवी में ऑनलाइन एडमिशन हुए थे और ये एडमिशन केवल बाल वाटिका 3 के लिए हुए थे। आप लोग को भी पता होगा कि ये एडमिशन केवल बाल वाटिका 3 के लिए हुए थे, बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 2 के लिए नहीं हुए थे। तो ये 450 केवी इस वर्ष भी ऑनलाइन एडमिशन ही लेंगे और बाल वाटिका 3 के लिए ही एडमिशन लेंगे। इस बार बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन सभी केवी में हो सकते हैं। ये एक अच्छी खबर है, जहाँ तक मैं बात किया हूँ, जहाँ तक मुझे पता है। तो इस बार बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन सभी केवी में होने की पूरी संभावना है। बाल वाटिका 3 के एडमिशन ऑनलाइन मोड में मई 2024 में होंगे। तो जो बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन होने हैं, वह मई या जून में होने की संभावना है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अभी जो फरवरी मार्च में एडमिशन होगा, वह क्लास 1 के लिए होगा और ऑनलाइन मोड में होगा। उसके बाद जो मार्च अप्रैल में एडमिशन होगा, वह ऐसे 49 केवी में जहां बाल वाटिका 1, 2, 3 के ऑफलाइन एडमिशन हो रहे हैं, उनका होगा, प्लस उसी के साथ क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के एडमिशन भी होंगे। तो ये दो एडमिशन जब हो जाएंगे, इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी और इनकी प्रक्रिया लगभग कंप्लीट होने में मई का समय लग जाता है। तो ऐसे में मई या जून में बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन होने की संभावना है। उम्र सीमा बाल वाटिका के लिए
बाल वाटिका के लिए उम्र सीमा, अब जैसे मैं आपको बताया हूँ कि बाल वाटिका 3 के ही ऑनलाइन एडमिशन होंगे, लेकिन मैं इसमें बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 का भी उम्र सीमा बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो 49 केवी हैं, उनमें ये तीनों एडमिशन होने हैं, बाकी केवी में बाल वाटिका 3 के ही एडमिशन होने की संभावना है। तो उम्र सीमा देख लेते हैं। बाल वाटिका 1 के लिए 3 से 4 साल के बीच होनी चाहिए, बाल वाटिका 2 के लिए 4 से 5 साल के बीच होनी चाहिए और बाल वाटिका 3 के लिए 5 से 6 साल के बीच होनी चाहिए और ये उम्र 31/3/2024 को काउंट की जाएगी। इसमें 1 अप्रैल को जन्मे बच्चे भी काउंट होते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन, तो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे? आप अगर बाल वाटिका में एडमिशन करना चाहते हैं, तो आपके बच्चे का क्या-क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, वह है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, पते का प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्विस प्रमाण पत्र होना चाहिए, ट्रांसफ़र प्रमाण पत्र होना चाहिए, कमज़ोर आय, गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे ईडब्ल्यूएस या बीपीएल, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। वैलिड का मतलब होता है कि वर्किंग होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। दूरी का प्रमाण पत्र, डिस्टेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी, ब्लड ग्रुप और आधार कार्ड। अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। प्रायोरिटी कैटेगरी इन केवी, अब केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि आरक्षण भी लागू होता है और प्रायोरिटी कैटेगरी भी लागू होता है और केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन में प्रायोरिटी कैटेगरी एकदम महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेनिफिट इसका मिलता है, इसलिए सभी को प्रायोरिटी कैटेगरी जानना चाहिए ताकि वो फॉर्म भरें तो उनके बच्चे का एडमिशन हो सके। तो आपको अगर पहले से प्रायोरिटी कैटेगरी मालूम होगा तो आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे का एडमिशन होने का कितना चांस है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रायोरिटी कैटेगरी केंद्रीय विद्यालय में लागू कैसे होती है और क्या होती है। प्रायोरिटी कैटेगरी जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि केंद्रीय विद्यालय कितने टाइप के होते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला केंद्रीय विद्यालय है वह है केवी अंडर सिविल या डिफेंस सेक्टर का और जो दूसरा केंद्रीय विद्यालय होता है वह होता है केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या आईएचएल। तो इन दोनों में अलग-अलग प्रायोरिटी कैटेगरी लागू होती है, इसीलिए मैं इसका प्रकार बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे केवी अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर में कैसे प्रायोरिटी लागू होती है। तो केवी अंडर सिविल या डिफेंस में जो होता है वहाँ कैटेगरी 1 माने जाते हैं केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे, जैसे आर्मी, रेलवे या डाक में काम करने वाले कर्मचारी के बच्चे। कैटेगरी 2 होती है केंद्रीय पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे, जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न, एम्स, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बैंक या केवी आदि में काम करने वाले के बच्चे। कैटेगरी 3 होता है राज्य कर्मचारी के बच्चे, जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग या स्वास्थ्य विभाग में काम करने वालों के बच्चे। कैटेगरी 4 होता है राज्य पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे, जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कॉर्पोरेशन आदि में काम करने वालों के बच्चे। कैटेगरी 5 उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग, तो ये चारों कैटेगरी को छोड़कर जो भी बचेगा वो कैटेगरी 5 माना जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो कैटेगरी 1 है उसको पहली वरीयता मिलती है, उसको पहले एडमिशन होने के चांस रहते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 को ऐसे चांस रहते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आरक्षण भी चलते रहता है, उसको भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। अब देख लेते हैं जो दूसरे टाइप का केवी होता है उसमें प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे लागू होती है। तो यहाँ 1 नंबर में आ जाता है, इसमें कैटेगरी 1 हो जाते हैं पीएसयूज, आईएचएल, पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे, जैसे एम्स, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, एनटीपीसी आदि। तो अब जो ये पीएसयूज या आईएचएल के भी होते हैं, इनमें क्या चेंज होता है कि ये जिसके अंदर हैं, जिसके अंडरटेकिंग में हैं, उनको प्रथम वरीयता मिलती है। मान लीजिए कोई केवी एनटीपीसी के अंदर है, तो वहाँ एनटीपीसी के जो कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को प्रथम वरीयता मिलेगी। अब मान लीजिए कोई केवी किसी एम्स के अंदर है, आईआईटी के अंदर है, एनआईटी के अंदर है, आईआईएम के अंदर है, तो उस केवी में उस संस्थान के कर्मचारी के बच्चों को प्रथम वरीयता मिलती है। जैसे अगर एम्स में है तो एम्स वालों को प्रथम वरीयता, आईआईटी में है तो आईआईटी वाले को प्रथम वरीयता, एनआईटी में है तो एनआईटी वाले को प्रथम वरीयता और आईआईएम में है तो आईआईएम वाले को प्रथम वरीयता, ऐसा रहता है। नेक्स्ट जो रहता है फिर सेम रहता है, जो कैटेगरी 1 था वह 2 हो जाएगा, यानी केंद्रीय कर्मचारी कैटेगरी 2 हो जाएंगे, केंद्रीय पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे कैटेगरी 3 हो जाएंगे और राज्य कर्मचारी के बच्चे कैटेगरी 4 हो जाएंगे और राज्य पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे कैटेगरी 5 हो जाएंगे और उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी कैटेगरी 6 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक कैटेगरी बढ़ गई है, इसलिए यहाँ उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग कैटेगरी 6 हो जाएगा। तो ये है प्रायोरिटी कैटेगरी जो केंद्रीय विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसी के थ्रू ज़्यादातर एडमिशन होते हैं।
नेक्स्ट है रिजर्वेशन। जैसा कि मैं बता रहा था कि रिजर्वेशन भी इसके साथ साथ चलते रहता है। तो केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन कितना होता है, पहले वो देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, ओबीसी एनसीएल को 27%, पीडब्ल्यूडी को 3% और आरटीयू को 25%। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि बाल वाटिका में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा लागू नहीं होता है, इसलिए यह कोटा इसमें मैं डिस्कस नहीं किया हूँ। अब मान लीजिए शेड्यूल कास्ट की सीट भरनी है, तो सबसे पहले देखेंगे कैटेगरी 1 में शेड्यूल कास्ट कितने बच्चे हैं, तो उनको लिया जाएगा। फिर कैटेगरी 2 से शेड्यूल कास्ट के बच्चे लिए जाएंगे, फिर कैटेगरी 3, 4, 5 से लेते जाएंगे। इस तरीके से शेड्यूल कास्ट की सीट भरी जाएगी। इसी तरीके से सारे कैटेगरी से बच्चे लेते जाते हैं जब तक कि सीट फुल नहीं हो जाती है। अपनी कास्ट कैटेगरी कैसे चुनें, बहुत सारे लोगों को इस बारे में कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग मान लीजिए एससी हैं और वो बीपीएल भी हैं और उसके बाद वह कैटेगरी 1 या 2 में भी आते हैं, यानी वो सरकारी नौकरी में भी हैं, तो उनको ये चुनने में बड़ा दिक्कत होता है और कभी-कभी वो अपनी कुछ कैटेगरी छोड़ देते हैं, इससे उनको कम लाभ मिल पाता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है, जो भी आपकी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है, या आप बीपीएल में आते हैं, या आपकी डिस्टेंस जो है, अगर वो शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से कम और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम है, तो उसको भी चुनेंगे। मतलब जो चीज़ आपके ऊपर लागू होती है वह सभी आप चुनेंगे। अपनी कास्ट एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू चुनें, इससे आरक्षण और आरटी दोनों का लाभ मिलेगा। अगर आप इसमें से किसी में भी आते हैं तो इसे आप जरूर चुनें। इससे क्या होगा कि आपको आरटी कोटा में लाभ मिलेगा और आरक्षण में भी लाभ मिलेगा। अपनी इनकम जैसे ईडब्ल्यूएस या बीपीएल चुनें, इससे आरटी का लाभ मिलेगा। अगर आप लो इनकम ग्रुप से आते हैं यानी ईडब्ल्यूएस या बीपीएल में आते हैं तो इसे भी चुनें, क्योंकि इससे आपको आरटी कोटे का लाभ मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अच्छा विद्यालय है और इसमें सभी माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे माता पिता जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं या राज्य कर्मचारी हैं, तो उनके बच्चों का एडमिशन कभी कभी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आरटी कोटा जो लागू होता है उसमें कोई प्रायोरिटी कैटेगरी लागू नहीं होती है। तो आप आरटी कोटा के लिए प्रयास जरूर करें, क्योंकि वह सिंपल है और उसमें कोई प्रायोरिटी कैटेगरी नहीं लागू होती है। अगर आपके बच्चे का किस्मत अच्छा रहा, आपका लक अच्छा रहा, तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि आरटी कोटा के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप वंचित समूह एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी, अनाथ, एचआईवी मरीज या कमजोर आय वर्ग जैसे ईडब्ल्यूएस, बीपीएल जैसा कि आरटी एक्ट 2009 में उल्लेखित है आते हों, मतलब इन कैटेगरी में से आप आते हों और आपका घर शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी में आता हो। माने आपके घर से स्कूल की डायरेक्ट दूरी, सीधी दूरी 5 किलोमीटर से कम या 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। आरटी कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। अब अगर आप आरटी कोटा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है वह देख लीजिए। वंचित समूह का प्रमाण पत्र, डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट, आई ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईटीसी। यानी आपके पास वंचित समूह का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे ओबीसी एनसीएल का प्रमाण पत्र, एससी का प्रमाण पत्र, एसटी का प्रमाण पत्र या दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, जैसा कि आपके ऊपर लागू होता हो। कमजोर आय का प्रमाण पत्र, लो इनकम सर्टिफिकेट, जैसा कि ईडब्ल्यूएस या बीपीएल। अगर आप कमजोर आय वर्ग में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस या बीपीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ आय प्रमाण पत्र वैलिड नहीं है। दूरी का स्व घोषणा पत्र, डिस्टेंस सर्टिफिकेट, आपको यह घोषणा भी करनी पड़ेगी कि शहरी क्षेत्र में आपका घर 5 किलोमीटर से कम और ग्रामीण क्षेत्र में आपका घर 8 किलोमीटर से कम दूरी पर स्कूल से है। अगर आप इतनी तैयारी कर लिए और आप इन समूह में आते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन आरटी कोटा के तहत हो सकता है। और अगर आप कैटेगरी 5 से हैं तो आपको आरटी कोटा के लिए ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत होती है। तो बाल वाटिका से संबंधित ये जानकारी थी जिससे मुझे आपको देना था, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।